सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज की आपकी क्लास है अबाउट टोन्स ऑफ एन आरसी। सो आई एम रितिका खन्ना टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। आपको आपकी स्क्रीन पे ये ऑप्शंस दिख रहे होंगे। आज की क्लास का लॉजिक ये है कि आपके सामने जब आगे क्वेश्चंस में और पैसेजेस में टोन्स आए तो आप किसी भी वर्ड को लेके अनजान ना रहे, आपको उसका मतलब पता हो। वंस यू रेड द पैसेज, आपके लिए टोन का आंसर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको जो वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग पता होगा। जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक का एक वर्ड होता है सैंग्विन, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक आर सिनोनिम्स, तो आप कैसे आंसर कर लेंगे उसको पैसेज में। सो आज की क्लास का मोटिव ये है कि वंस यू विल नो व्हाट द वर्ड्स आर, आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। इसके बाद आज की क्लास के बाद आपको अपने आने वाले पैसेजेस में इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको ट्राई करना है कि आप वहां पे इवन दो अगर वहां पे ऑप्शन ना हो, टोन्स का क्वेश्चन ना हो, स्टिल ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट वाज द टोन ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेज। So let's start without wasting any time. Your first set of words is acerbic, harsh, severe, bitter, caustic and vitriolic. इन set of words में जो कि ज्यादा दिखने के आपको chances है in your passage is vitriolic और acerbic. अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक पैसेज है जहां पे ऑथर बहुत हार्श वर्ड्स में डिसलाइकिंग शो कर रहा है अपनी टुवर्ड द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज, कि वो कह रहा है मुझे इस बारे में ये बिल्कुल नहीं पसंद है, विदाउट गिविंग एनी जस्टिफाइड रीजंस। Now this is the key. ऑथर को अपनी हार्शनेस शो करनी है, डिसलाइकिंग शो करनी है, बट देयर शुड नॉट बी एनी रीजंस। वो रीजंस नहीं देगा। ही विल बी जस्ट वेरी ब्लंट एंड ऑफेंसिव इन शोइंग हिज हार्शनेस। So that is where these set of words will come into play. Acerbic and vitriolic. Acerbic को आप याद रख सकते हैं एसिडिक वर्ड के थ्रू। अगर आपके दिमाग में एसिडिक वर्ड है, यू विल नो कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ इस पैसेज की टोन एसिडिक या विट्रोलिक होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, एंग्री एंड इंडिग्नेंट। अब इसमें एक कैच है। हमने पहले सेट ऑफ वर्ड्स में पढ़ा कि ऑथर जो है वो अपने रीजंस जस्टिफाई नहीं करेगा, बट इन दिस सेट ऑफ वर्ड्स एंग्री एंड इंडिग्नेंट में ऑथर विल शो हिज डिसलाइकिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, बट विद द सेट ऑफ जस्टिफिकेशंस he will give reasons why he thinks that the subject has to be disliked. Okay, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, if the author is not justifying or even explaining why he has a disliking towards the subject, आपका आंसर होगा vitriolic और acerbic, और otherwise it will be angry or indignant. आपको इतना अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके पैसेजेस आएंगे तो उसमें इतने क्लोज मीनिंग के ऑप्शंस यूजुअली नहीं होते हैं। जैसे कि आपका एक ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, एक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, एक हो जाएगा नरेटिव, एंड द अदर विल बी विट्रोलिक। तो आपको इजीली पता होगा इट इज गोना बी विट्रोलिक। बहुत क्लोज ऑप्शंस आपके पेपर्स में नहीं आते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेलिजरेंट एंड बेलिकोस। व्हाट हैपेंस हियर इज बेलिजरेंट और बेलिकोस में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू ओपोनेंट्स और देयर इज कॉम्पिटिशंस, तो जो उसके बीच में जो ऑथर का टोन होता है वो होता है हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। तो व्हेन देयर आर टू कॉम्पिटिशंस और वहां पे ऑथर का टोन होगा अग्रेसिव, तो आपका ऑप्शन इजीली हो जाएगा बेलिजरेंट और बेलिकोस। तो इसको प्लीज आप याद रखिए अग्रेसिवनेस के थ्रू, व्हेन देयर इज अ कंपटीशन और देयर हॉस्टाइलनेस बिटवीन टू डिफरेंट पार्टीज। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, कंटेम्प्चुअस, डेरिसिव एंड डिस्पैरेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, ऑथर अपनी डिसलाइकिंग तो शो करेगा, बट जब वो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, ही विल से कि ये सब्जेक्ट के बारे में बात करना ही बेकार है, इट इज अ रिडिक्युलस सब्जेक्ट, कि इसके बारे में हम क्या बात करें। सो ही विल क्वेश्चन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। तो जहां पे ऑथर उस सब्जेक्ट को इन अ रिडिक्युलस वे और इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे ट्रीट करता है, देयर योर आंसर विल बी कंटेम्प्चुअस, डिस्पैरेजिंग और डेरिसिव। ओके, तो ये चार सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। ये ऑलमोस्ट एक सेम टोन के साथ जाते हैं। Acerbic and harsh and vitriolic कब होगा? Where the author will use strong words but without a set of justification for his disliking. Indignant, जहां पे वो justification भी देगा कि क्यों ये चीज गलत है, क्यों ये चीज की तरफ आपकी एक disliking होनी चाहिए, and why he condemns or has a contempt toward that thing. Belligerent and bellicose, two different parties or two competing parties, उनके बीच की hostileness, उनके बीच की aggressiveness के बारे में बात करेगा author, then आपका बेलिजरेंट और बेलिकोस विल बी द टोन ऑफ योर पैसेज। कंटेम्प्चुअस एंड डिस्पैरेजिंग, जहां पे ऑथर को वो सब्जेक्ट ही बेकार लग रहा है, रिडिक्युलस, उसको सब्जेक्ट के बारे में बात करना ही बेकार लगता है। ऐसे बहुत पैसेजेस आएंगे आपके सामने, देन यू आपका आंसर
कंटेम्पचुअस एंड डिस्पैरेजिंग होगा। प्लीज मेक श्योर आप जब आगे से अपने मॉक्स अटेम्प्ट करें इस बात को ध्यान में रखें, एंड वंस देयर जस्ट ट्राई एंड आंसर टू योरसेल्फ व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, नो मैटर वो क्वेश्चन हो चाहे ना हो। Okay, now we have next set cynical and critical. We will discuss cynical and critical in understanding. Okay, अब cynical का मतलब क्या होता है, जब ऑथर का ना एक डाउटफुल नेचर हो, डाउटफुल के साथ साथ वो जो चीज है वो सब्जेक्ट हो उस पैसेज का, उसकी वर्दीनेस पे डाउट करे, वहां पे होता है cynical। जैसे कि आपके पास एक प्रेडिक्शन आता है, there are 80% chances that it is going to rain tomorrow. But the author or in that passage there's a line, what about the remaining 20%? So here what you understand, अगर आपको इस लाइन दिखेगी that the author is pessimistic about that whole thing or the whole subject, यानी वो skeptical है, he has a doubt in nature, तो वहां पे आपकी जो टोन होगी वो होगी cynical। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डाउटफुल नेचर हो, पेसिमिस्टिक हो ऑथर अपनी बातों की तरफ, या उनका स्केप्टिकल अप्रोच हो चीजों को लेके, सब्जेक्ट को लेके डाउटफुल है, उनको उनकी वर्दीनेस समझ में अभी भी नहीं आ रही है, देन योर टोन इज गोइंग टू बी सिनिकल। जस्ट कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स कम बैक टू क्रिटिकल। क्रिटिकल सिनिकल में लोग यूजुअली गलत आंसर कराते हैं, वहां पे आपको इसीलिए मैंने ये वर्ड साथ में लिखे, क्रिटिकल। नाउ इन क्रिटिकल द ऑथर हैज अ फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। Like for example, I put forward a statement. अगर आपसे कहा जाता है, एक स्टूडेंट कहता है I will get 20 marks in the examination, so the other person says no, you are gonna get 11 marks. So the author comes back and says, how do you know, were you there while I was writing the examination? So that is where critical approach is there. Fault finding attitude अगर लोगों का हो, वो फॉल्ट फाइंड करने लगे चीजों में, क्रिटिकल अप्रोच, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज कौन सा आप देखें और चीजों में गलतियां निकालने की कोशिश करें, दैट इज क्रिटिकल। क्रिटिकल का एक सबसे बड़ा स्टार मार्कर ही यही होता है, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड। सो सिनिकल और क्रिटिकल में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। सिनिकल is all about doubtful nature, where you are questioning and pessimistic and not so sure about the coming outcomes in future. Then your tone is going to be cynical. Otherwise, it is going to be critical. So the first four set, vitriolic, indignant, bellicose and disparaging, इनको एक साथ रीड करिएगा. इनके पैसेजेस में आपको चूज करना है इन चारों में से क्या हो सकता है. एंड द नेक्स्ट सेट इज cynical and critical. So now let's move forward. Apologetic. The first word is apologetic. ये टोन कब होती है पैसेज में? जब पैसेज में जो वर्ल्ड वॉर हो, कैटास्ट्रोफीज हो, फमाइन हो, उसके बारे में बात हो रही होगी. There your author feels sorry or has remorse towards people. What do we do when we go to a funeral? We say to people, I am sorry about your loss. Because there our tone is a little remorseful towards the person's loss. तो जहां पे ऐसी चीजें होंगी, अपॉलोजेटिक तब होगा ऑथर. ये टोन जो आएगी अपॉलोजेटिक तभी आएगी जब वर्ल्ड वॉर के बारे में बात होगी, उनके रेपरेशंस के बारे में बात होगी, लोग उस पीरियड में उनके साथ क्या ट्रेजेडीज घटी थी उसके बारे में बात होगी, बड़ी बड़ी कैटास्ट्रोफीज की बात होगी, तब हमारी टोन होगी अपॉलोजेटिक. और दूसरा तो हमें पता है अपॉलोजेटिक कब होती है, जब कोई इंसान अपनी गलतियों को लेके कंटेम्पलेट कर रहा होता है, देन द टोन इज गोइंग टू बी अपॉलोजेटिक. Coming to the next set of word, that is biased. Biased is self-explanatory. आपको खुद पता है, जब ऑथर की टोन में एक इंक्लिनेशन होगा towards one part of the subject, कि अगर सब्जेक्ट की एक प्रोज एंड कॉन्स में वो एक तरफ उनका आपको इंक्लिनेशन दिख रहा है कि वो एक ही चीज को फेवर कर रहे हैं, then the tone of the passage is going to be biased. Now let's come to the third word, commiserating. Commiserating is when author feels sorry, उसको गिल्ट है, रिमोर्स है. इट्स वेरी मच रिलेटेड टू अपॉलोजेटिक. अपॉलोजेटिक में क्या था कि वो वर्ल्ड ट्रेजेडीज के बारे में बात करता है, बट कॉमिसरेटिंग इज व्हेन वो सिंपैथी भी है उनके मन में. व्हाई? फॉर एग्जांपल ओल्ड ट्रेडिशंस, प्रेजुडिस प्रैक्टिसेस के बारे में जब बात होगी, अपार्थाइड के बारे में बात होगी, या फिर ब्रेस्ट टैक्स के बारे में बात होगी, लोगों की जो, या फिर गांव के पिछड़े इलाकों में कुछ ट्रेडिशंस होंगे उनके बारे में बात होगी, तो देयर द टोन ऑफ द पैसेज विल बी कॉमिसरेटिंग. अगर ऑथर पुरानी किसी ट्रेडिशन और कल्चरल प्रेजुडिस प्रैक्टिसेस को लेकर बात करता है और वहां पे लोगों की आपको आत्मकथा बताता है, then the tone of the passage is going to be commiserating. Okay, please do not get confused between apologetic and commiserating. Usually ये दोनों एक साथ नहीं आते पैसेज में as an option,
बट इफ इट इज इन दैट केस, यू नो, अपॉलोजेटिक इज वेयर आपको यूजुअली वर्ल्ड वॉर्स इन सब के बारे में बात होगी. कॉमिसरेटिंग वो जब वो दूसरे की दुख की आपको गाथा बताएंगे, उनकी आपको आत्मकथा बताएंगे कि उन्होंने इस तरीके की पीड़ाएं सही हैं, देन इट इज कॉमिसरेटिंग. ओके. कॉन्डिसेंडिंग एंड पेट्रोनाइजिंग. नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी टोन. क्या होता है इस टोन में? जो ऑथर होता है वो बात करेगा आपसे वेयर ही विल हैव एन एरोगेंट एटीट्यूड. ऑल्सो ही इज गोइंग टू शो सुपीरियोरिटी ऑफ वन पार्ट और वन ऑप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट. लाइक अगर आपके पैसेज में दो चीजों के बारे में बात हो रही है तो द ऑथर इज गोइंग टू से दैट वन थिंग इज सुपीरियर while the other is inferior, and he is going to kind of show contempt towards the thing that is inferior. वो सुपीरियर थिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा और इंफीरियर थिंग के बारे में खराब खराब बातें लिखेगा. दैट इज व्हेन द टोन इज गोइंग टू बी condescending or patronizing. That is where you will come to know. So if there is a superior kind of attitude with a little bit of contempt towards the inferior thing, then you will know that the answer of that passage is going to be condescending or patronizing. Now dogmatic. यहाँ पे भी ऑथर का क्या होता है? ऑथर की जो अपने व्यूज हैं डॉगमेटिक में बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो उसे आपके सामने एरोगेंस के साथ रखता है, बहुत एरोगेंस के साथ अपनी बातें असर्ट करता है अगर ऑथर, तो देयर द वर्ड विल बी डॉगमेटिक. अब आपको यहाँ लग रहा होगा आपके सामने पैसेजेस नहीं है ये टोन समझने के लिए. सो अभी अगर हम इसमें पैसेज आपको इंक्लूड करके समझाने लगेंगे तो क्लास विल गो वेरी लेंथी. So you have to do practice on you have to do a lot of practice on tones. Okay. So dogmatic we've done. Euphemistic. Now let's discuss euphemistic. यहाँ पे author will have to show or you will have to show a little bit of contempt towards the subject of the passage. But the catch is you can't show it in a direct manner. So if the author is showing contempt towards the subject without being offensive or blunt, and he is using indirect statements to show his disliking, then the tone of the passage is euphemistic. Just keep this in mind. आपको contempt दिखाना भी है, you have to show that you have a strong disliking, but without giving direct statements, then the tone is going to be euphemistic. So I hope everything is clear in this passage. Apologetic was where you have remorse, guilt, towards the people who have gone through a lot of catastrophes. Biased, एक चीज की तरफ complete inclination author का. Commiserating, prejudice practices, cultural traditions को लेके sympathy लोगों की तरफ. Condescending and patronizing, superiority का catch होगा, उसमें attitude रहेगा author की tone में. एक inferior चीज के बारे में बहुत ज्यादा harsh words आ सकते हैं आपके passage में. Dogmatic, assertive. Dogmatic का एक अलग word हो सकता है assertive. ऑथर अपनी बात को लेके बहुत असर्टिव होगा, एटीट्यूड में वो बात एक अलग सा असर्टिव एटीट्यूड होगा सब्जेक्ट के बारे में बात करते वक्त. यूफेमिस्टिक, ब्लंट और ऑफेंसिव नहीं होगा ऑथर अपनी डिसलाइकिंग शो करते वक्त. ओके. नाउ स्कॉर्नफुल, एपैथेटिक एंड सार्कास्टिक, सैटारिकल. ये जो सेट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट मेक श्योर आपको इसमें से हर वर्ड बहुत क्लियर हो. नो स्कॉर्नफुल इज अ वे जहां पे आप दिखाएंगे कि आपको टॉपिक बिल्कुल रिडिक्यूलस लगता है. यू हैव कंप्लीट कंटेम्प्ट टुवर्ड्स दैट टॉपिक. अगर आप किसी टॉपिक की तरफ कंप्लीट कंटेम्प्ट दिखा रहे हैं, वेरी प्रॉपर डिसलाइकिंग, यू फाइंड द टॉपिक वेरी रिडिक्यूलस, देन योर टोन विल बी स्कॉर्नफुल. ओके. सो दिस कम्स इनटू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द टोन. अपैथेटिक, जहां पे इमोशनलेस और अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर लगेगा ऑथर का, कि इमोशन कोई ऑथर को उस पैसेज उस सब्जेक्ट की तरफ कोई इमोशन नहीं है, ऑथर का कोई अपनी तरफ से कोई लॉन्गिंग नहीं आ रही सब्जेक्ट की तरफ, देन योर टोन विल बी अपैथेटिक. सरकास्टिक, सैटारिकल एंड आयरॉनिकल. इसका पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट इज सरकास्टिक. आई थिंक वी ऑल हैव यूज्ड स्टेटमेंट्स इन आवर डेली लाइफ व्हिच आर वेरी सरकास्टिक. फॉर एग्जांपल, अ वाइफ सेज टू हर हस्बैंड, today I want only one thing which you can give me, which is your absence. So this is a way of sarcasm. मतलब इस टोन में आपको अपनी बात जो आप बोलेंगे उसको ऑपोजिट मीनिंग होगा आपका. That is sarcastic. You have to show your disliking, but in a way जहां पे वो disliking बहुत सीरियस ना लगे. उसका
मीन्स आपकी मीनिंग तो आपकी तरफ से जो आपका इंक्लिनेशन है बोलने का, आपका स्टांस जो है वो सीरियस है, बट आपके वर्ड सीरियस नहीं लगेंगे. दैट इज sarcasm, satirical और ironical. Okay, now speculative and speculations we already know, बट ये टोन में कैसे कन्वर्ट होता है? जब ऑथर की टोन वहां पे या फिर उस पैसेज में और ऑथर की टोन में आपको ये लगे कि ऑथर बहुत हाइपोथेटिकल चीजों के बारे में बात कर रहा है, और ही इज टॉकिंग अबाउट लॉट अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन वेरी फिलोसॉफिकल थिंग्स, देन द टोन ऑफ द पैसेज इज गोइंग टू बी स्पेक्युलेटिव. क्योंकि कोई क्लियर लॉजिस्टिक आपके सामने नहीं आ रहा है, बट ही इज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ हाइपोथेटिकल चीज कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता था, अगर ऐसा होता तो, if this could have been the outcome, what would have happened. अगर ऐसी टोन रहेगी, then the answer is going to be speculative. Now let's come back to critical. Oh, we've done critical. I think I've just missed it out over here. Grandiose. आपको already पता है there are two tones. एक होती है abstract and एक होती है descriptive. दोनों में आपके जो passages होते हैं usually बहुत बड़े होते हैं. तो abstract tone is where you are talking about philosophical things. Descriptive चीजों में author जो है आपको ट्राई करता है विजुअलाइज कराने का बाय राइटिंग लॉन्ग एंड लॉन्ग पैसेजेस. अब उसी में ग्रैंडियोस आता है. ग्रैंडियोस इज वेयर योर डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में आपको लगे मोर देन नेसेसरी ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया है, मोर देन नेसेसरी बातें लिखी गई हैं, देन इट इज ग्रैंडियोस. इसका यही वर्ड कैचर है कि वेयर मोर देन नेसेसरी एक्सप्लेनेशन हो, दैट इज ग्रैंडियोस. इसका एक एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हैं, एक ही लाइन को, एक ही बात को 2-3 बार एक्सप्लेन किया गया हो, दैट इज ग्रैंडियोस. सो स्कॉर्नफुल, अपेथेटिक, सिनिकल, क्रिटिकल, स्केप्टिकल, पेसिमिस्टिक एंड कंटेम्पचुअस, विट्रॉलिक, ये सब वर्ड्स आपको अपने एकदम जुबान पे रखने हैं. एंड यू हैव टू जज द पैसेजेस which come in front of you every time. You have to sit there, read first 3-4 lines and read what the author gives in the conclusion and decide what is the tone of this passage. If you come across a passage you think you might not be able to guess the tone of, please send it to me. I will answer that for you. Now let's come to these set of words. Humanistic, humorous, introspective. Humanistic very simple, जहाँ human welfare की बात होगी, human situation की बात होगी. If there's a passage about COVID and it's talking about the current situation of people in different parts of society, what they are going through, how they are suffering, and their sufferings are being discussed in today's situation, the tone will be humanistic. ये बहुत सिंपल है, जहाँ लोगों के वेलफेयर की बात हो, उनकी आप बीती की बात हो नॉर्मल आज की डे टू डे लाइफ में, दैट इज ह्यूमनिस्टिक. ह्यूमरस इन इटसेल्फ इज वेरी डिस्क्रिप्टिव, कि ह्यूमरस का मतलब विटी, वेरी लाइट हार्टेड डिस्कशन हो. इसके पैसेजेस यूजुअली बहुत इजी होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है ह्यूमरस जहां पे भी टोन लगेगी. इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जहां पे ऑथर या फिर उस पैसेज का जो नरेटर है वो खुद की फीलिंग्स को जज कर रहा है, आत्मग्लानी जिसे हम बोलते हैं. कंटेम्पलेशन ऑफ वंस ओन एक्शन इज देयर, देन द टोन ऑफ द पैसेज इज इंट्रोस्पेक्टिव. यू आर ट्राइंग टू सेल्फ एनालाइज कि ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है. दैट इज वेयर द टोन ऑफ द पैसेज इज इंट्रोस्पेक्टिव. When you are judging your own actions, trying to contemplate if they were right or wrong, or if they could have been into some other direction, then the tone of the passage will be introspective. Okay? Now, incendiary and provocative. Incendiary और provocative का मतलब है when, इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. पॉलिटिशियंस की जो स्पीचेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का आपने एक प्ले सुना होगा, जूलियस सीजर, in which Brutus was giving a speech. That speech was a very classic example of incendiary or provocative. Now, provocation and incendiary tone could be either provocation in a positive way or negative way. That is immaterial, but it will be a provocation. इसका सबसे इजी वे होता है, अगर आपके पैसेज में किसी पॉलिटिशियन का एक प्रॉपर स्पीच आ गया कहीं का, देन इट विल बी इंसेंडियरी और प्रोवोकेटिव ऑन वन हैंड. उसमें आपको दूसरा कोई ऑप्शन यूजुअली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लॉडेटरी इज, अगर आप किसी की, लॉडेटरी इज वेयर पैसेज में ऑथर किसी चीज की बहुत तारीफ करता है, बहुत अप्रिसिएशन करता है, लाइक ही गोज बाउंड एंड लीव्स राइटिंग इन प्रेज ऑफ दोस टॉपिक और उस सब्जेक्ट का, दैट इज लॉडेटरी. किसी भी चीज की तारीफ होगी और उसकी अपीजमेंट होगी बहुत ज्यादा, इट इज लॉडेटरी. So please be clear about incendiary, provocative and laudatory. Introspective in itself is very important.
Sanguine is another word for being optimistic or hopeful. आपके क्लैट के आई गेस 2021 के पेपर में there was a passage about gig economy where it was said that India can generate a lot of gig economy jobs in the coming future. So the answer for that passage was sanguine. So that is why I have put it here, sanguine. Sanguine का मतलब है optimistic, being hopeful, having positive ideologies for the coming near future. तो अगर आपको आने वाले पैसेज में आने वाले फ्यूचर को लेके पॉजिटिव बातें बोली गई हैं, ये बोला गया है कि आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सकता है, होपफुलनेस शो करी गई किसी अच्छे आउटकम की तरफ, देन द टोन ऑफ द पैसेज और द टोन ऑफ द ऑथर विल बी sanguine, hopeful, optimistic. Okay, narrative is where in narrative tone usually जो ऑथर होता है वही कैरेक्टर होता है उस पैसेज का. ऑथर is trying to tell you about the recent or more events of his life. वो अपने लाइफ के इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है and he will be speaking for himself. बहुत सारी बातें आपको बता रहा होगा कि this happened, that happened, ऐसा हुआ, I went there, I came from here. ये सब बातें की नरेशन इज दैट. स्टोरी नरेट करते हैं लोग, एग्जैक्टली नरेशन. नरेटिव. डिस्क्रिप्टिव में ऑथर खुद लिख रहा होता है, बट व्हाट द ऑथर वांट्स यू टू डू इज इन डिस्क्रिप्टिव टू विजुअलाइज व्हाटएवर ही इज टेलिंग यू. सो अगर ऑथर अपने सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ इन डिटेल एक्सप्लेन कर रहा है, he wants you, so the reader, to visualize what he is saying word by word. He wants you to visualize the environment around. What he will do is he will pick up a descriptive tone in the passage. Now coming back to nostalgic. Nostalgic means going back to the past, trying to remember what has gone back in the past. In class 11 to 12 there would be a story about my mother when the girl was driving and trying to remember her mother. There was a photograph in which her mother was there. So that is nostalgia. Nostalgia is when you are trying to remember events of past in chronological or non-chronological order. कि आप अपने पास्ट, सो इन हिंदी इट इज बेसिकली, अगर अपनी पास्ट की और पुरानी बीती बातों को याद कर रहे हैं बैठ के कभी किसी शाम को चाय पीते वक्त, और उसके ऊपर एक पैसेज है, इट इज नॉस्टैल्जिया. सो आई गेस इंट्रोस्पेक्शन क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एनालाइजिंग और या फिर अपने एक्शंस को कंटेम्पलेट करना, राइट और रॉन्ग में इंट्रोस्पेक्टिव. इंसेंडियरी प्रोवोकेटिव, ब्रूटस की जो स्पीच थी जूलियस सीजर में, वेयर ही वाज ट्राइंग टू इन्वोक a few opinions in the crowd's mind and provoke them against the stabbers. तो ये provocative और incendiary. Laudatory, जहां पे appeasement हो, किसी चीज की बहुत तारीफ हो, appreciation हो, it is laudatory. Sanguine, optimistic, hopeful. आने वाले फ्यूचर को लेके अच्छी बातें सोचना कि अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है, अभी की जो सिचुएशन है उससे कुछ चीजें बदल सकती हैं. That is optimistic और sanguine, hopeful. Narrative, जहां ऑथर खुद बोल रहा है, आपको अपनी बातें बता रहा है, नरेशन में एक स्टोरी चला रहा है, चीजें बता रहा है, दैट इज नरेटिव. डिस्क्रिप्टिव वेरी इजी, ऑथर आपको बहुत इन डेप्थ डिटेल बता रहा है, ट्राई कर रहा है कि आप विजुअलाइज करें. इफ ही इज डिस्क्राइबिंग अ गार्डन, ही इज टेलिंग यू द लीव्स आर ग्रीन, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल विद एवर ग्रोइंग रूट्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. नॉस्टैल्जिक, पास्ट इवेंट्स. ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में यूजुअली क्या होता है, हाइपोथेटिकल चीजों के बारे में बात होती है, फिलोसफिकल चीजों के बारे में बात होती है, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. फिलोसफिकल चीजों के बारे में अगर ऑथर लिख रहा है कि फिलोसफीज डिस्कस कर रहा है दूसरों की, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. एक्सपोजिटरी इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव टोन, जहां पे अब डिस्क्रिप्टिव में क्या था, ऑथर बहुत ज्यादा लिखता है, आपको ट्राई करता है चीजें विजुअलाइज कराने की. इन एक्सपोजिटरी इट इज डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स. आपके सामने फैक्ट्स होंगे. इसमें यूजुअली क्या होगा, एक ऑथर या तो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगा आपके सामने, वो दिखाएगा कि हमने ये रिपोर्ट्स करी थी, ये इसके फैक्ट्स आए हैं, तो वहां पे आपकी जो टोन होगी वो होगी एक्सपोजिटरी. ओके, ऑप्टिमिस्टिक हमने अभी डिस्कस किया था. एक्सपोजिटरी वाज आल्सो इन योर पेपर ऑफ क्लास 2021. एक्सपोजिटरी वाज देयर. कंपैशनेट इज अबाउट हैविंग सिंपैथी, या एक सॉर्ट ऑफ कंसर्न अगर ऑथर शो कर रहा है किसी सब्जेक्ट की तरफ कि ये एक इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, या अपनी कुछ लॉन्गिंग दिखा रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज कंपैशनेट, केयर जिसे हम बोलते हैं. आर्ग्यूमेंटेटिव इज वेयर आर्ग्यूमेंट्स थ्रो कर रहा है, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहा है पैसेज में, दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव. ठीक है, या आर्ग्यूमेंटेटिव में बेसिकली क्या होता है
कि आपके प्रोस कॉन्स गुड बैड सब डिस्कस होते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फॉरवर्ड while deciding the outcome. Threatening, so this is your takeaway from this class. Find out what is the tone, what is the meaning of the tone threatening, and try to find out a paragraph on that. Okay, I think we are done with it. Your tones of RC is complete. So thank you everyone. See you for your next class.